अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एज ऑफ रिवाइवल को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मिडल इंग्लिश पीरियड हमने अपनी वीडियोस में स्टार्ट किया था, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और वो 3 वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें एक होगा बिफोर चौसर पीरियड, एक है एज ऑफ चौसर और एक है आफ्टर चौसर। आज हम देखेंगे आफ्टर चौसर कि जब चौसर इस दुनिया से चला गया, उसके बाद हमारी हिस्ट्री या मिडल इंग्लिश पीरियड जो है वो एंड पे पहुंचा, तो क्या सूरत हाल थी। चलें, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड अराउंड 1400, यानी कि जब एज ऑफ चौसर ख़त्म हुई, उस टाइम में इंग्लैंड में क्या सूरत हाल थी। ये लेट मिडीवियल पीरियड था, यानी कि मिडल जो पीरियड है वो एंड पे था। इस टाइम जो चर्च का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और फिड्यूल सिस्टम जो है वो अभी भी एक्टिव था। लिटरेचर जो था उस टाइम पे मोस्टली रिलीजियस लिखा जाता था। ये उस वक्त इंग्लैंड की सूरत हाल थी जब एज ऑफ चौसर ख़त्म हुई। यानी कि इस टाइम पे जो जॉफरी चौसर था वो डेथ हो गई थी उसकी, और उसकी डेथ के साथ ही हमारी एज ऑफ चौसर ख़त्म हो गई है और आगे रिवाइवल उस चीज़ का स्टार्ट हो गया है। और अगर मैं जॉफरी चौसर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, तो उसका मेजर वर्क था दी कैंटरबरी टेल्स, जो कि आज तक भी पढ़ा जाता है। और उसके राइटिंग स्टाइल क्या थे, रियल लाइफ करेक्टर्स, सोशल सटायर, क्या, और ये क्या है, ब्रिज है बिटवीन मिडीवियल एंड मॉडर्न एज में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 1400 टू 1450। इसको हम ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। इस टाइम पे क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया ना। किंग्स और नोबल्स की जो पावर है ना, उसके साथ साथ मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग होने लगी। लोग जो है फार्मिंग के साथ साथ ट्रेड और बिजनेस में इंटरेस्टेड हुए। इससे सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हुआ। चर्च का इन्फ्लुएंस भी कम हुआ। चर्च अब भी पावरफुल था, लेकिन लोग ब्लाइंड फेथ से बाहर आ रहे थे। एजुकेशन और लॉजिकल थिंकिंग को इम्पोर्टेंस मिलने लगी। ये चेंज रिनाइसेंस आइडियाज़ को ग्रो करने में मददगार बना। इसमें इस पीरियड में ह्यूमनिज्म का भी राइज हुआ। उससे क्या हुआ, यानी कि ह्यूमनिज्म का क्या फोकस था, वो था ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन इमोशंस। राइटर्स और स्कॉलर्स जो हैं वो ग्रीक और रोमन बुक्स स्टडी करनी शुरू की, नॉलेज को चर्च से बाहर लाने की कोशिश की। इसके अलावा एजुकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हुई। यूनिवर्सिटीज़ का रोल जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ। लैटिन के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई। लिटरेचर सिर्फ इलीट क्लास तक लिमिटेड नहीं रहा। लिटरेचर ट्रेंड्स जो हैं वो भी चेंज होने लगे। रिलीजियस थीम्स कम हो रही थी और इसके साथ वर्ल्डली लाइफ और रियल सोसाइटी को शो किया गया। मॉरल लेसन्स के साथ ह्यूमन प्रॉब्लम्स भी डिस्कस हुई। ये पीरियड चौसर के बाद और रिनाइसेंस के पहले का पीरियड था, इसलिए ये उनके दरमियान में ये पीरियड एक ब्रिज की तरह है। अब हम 100 ईयर वॉर्स को देखते हैं, जो कि एक लॉन्ग कन्फ्लिक्ट था इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान, जिसकी मेन वजह क्या थी, वहाँ का थ्रोन जो कि इंग्लैंड ने क्लेम किया था। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ, इकॉनमी वीक हो गई और नोबल्स बिकम पावरफुल, और नोबल्स जो थे वो पावरफुल हो गए थे। इसी टाइम में रिनाइसेंस का जो है ना वो प्रिपेयर हो गया था, उसका ग्राउंड जब ये वाला टाइम था। अभी स्टूडेंट्स हम हिस्ट्री पे ही फोकस कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में एक और वॉर हुई, जिसको वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है। ये इंग्लैंड की सिविल वॉर थी। हाउस ऑफ लेंचेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क के दरमियान लड़ी गई। लेंचेस्टर जो है उनका सिंबल जो था वो रेड रोज था, और यॉर्क सिम का जो सिंबल था वो वाइट रोज था, इसलिए इसको वॉर ऑफ रोजेस भी कहा जाता है। ये नियरली 30 ईयर्स तक चलने वाली सिविल वॉर थी। इसके मेन कॉजेस क्या थे, वीक किंगशिप, स्पेशली हेनरी द सिंह सिक्स। पावर स्ट्रगल जो थी वो इंग्लिश थ्रोन के लिए थी। स्ट्रॉन्ग नोबल्स जो थे वो अपनी अपनी आर्मीज रखते थे, जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए। 100 ईयर्स वॉर के बाद ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये थी, वॉर ऑफ रोजेस।
बैटल ऑफ बॉस्टवर्थ फील्ड, ये भी एक बैटल थी जो कि इंग्लैंड में हुई। इसने एंड ऑफ ये वॉर ऑफ रोजेस का एंड था। इसमें क्या हुआ, हेनरी द सेवन किंग बन गया और ट्यूडर डायनेस्टी बिगन्स हुई। अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें तो हेनरी ट्यूडर जो था वो हाउस ऑफ लैनचेस्टर से था और किंग रिचर्ड थ्री हाउस ऑफ यॉर्क से था। इनके दरमियान में बैटल हुई जिसको हेनरी सिक्स ने विन किया, हेनरी सेवन ने। और ट्यूडर डायनेस्टी जो कि डायनेस्टी जो कि एक फैमिली का नाम, रॉयल फैमिली, उस टाइम पे फिर वो स्टार्ट हो गई। और ट्यूडर डायनेस्टी जो है ये फिर वहाँ पे इसका जो है ना, इसकी सिंपल और क्लियर वर्ड्स में अगर मैं इसको बताऊँ ना आपको, तो ये इस फैमिली का सर नेम था, इसलिए इसको ट्यूडर एज भी कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्यूडल सिस्टम ऑलमोस्ट एंड हो गया, चर्च का कंट्रोल कम हुआ और रिनाइसेंस आइडियाज़ इंग्लैंड में पसंद किए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बैटल ऑफ बोस्टफोर्ड में हेनरी द सेवन जो है वो ट्यूडर डायनेस्टी का फाउंडर था और उसने क्या जी इंग्लैंड का थ्रोन लिया। अब उसके टाइम में फिर क्या हुआ, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोनार्की हुई, यानी कि इसने नोबल्स की पावर कंट्रोल की और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया। वॉर्स जो हैं, सिविल वॉर्स, उनका एंड हो गया, यानी कि वॉर ऑफ रोजेस और बैटल दूसरी वाली के बाद पीस एंड स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, इकोनॉमिकली इसको रिफॉर्म किया गया, यानी कि ट्रेड को प्रमोट किया और ट्रेजरी स्ट्रॉन्ग बनाई ना, और नोबल्स पे कंट्रोल किया, नोबल्स को प्राइवेट आर्मीज रखने से रोका गया। इससे क्या हुआ, एजुकेशन, इसने एजुकेशन और कल्चर को ग्रो करने का चांस दिया। इसी के टाइम पीरियड में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन ने इंट्रोड्यूस करवाया 1476 में, जिससे क्या हुआ जी, बुक्स चीप और इजीली अवेलेबल हो गई। नॉलेज सिर्फ चर्च या रिच लोगों तक नहीं रहा बल्कि आम लोगों तक भी पहुंचने लगा। इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज होने लगी, एजुकेशन और रीडिंग का ट्रेंड जो है वो बढ़ा। अब इसके बाद वहाँ अर्ली रिनाइसेंस पीरियड स्टार्ट हुआ, यानी कि सबसे पहले हम देखें रिनाइसेंस है क्या। रिनाइसेंस का मतलब है रिवाइवल या रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल लर्निंग मतलब ग्रीक और रोमन जो है ना, उनकी स्टडी को दोबारा स्टार्ट किया गया। इस टाइम के यहाँ पे मेन फीचर क्या है, एक इसका मेन फीचर जो था वो ह्यूमनिज्म था, यानी कि ह्यूमन सेंटर्ड थिंकिंग थी, यानी कि उसकी लाइफ पे, इंसान पे, इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने शुरू की। एजुकेशन की ग्रोथ हुई, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हुई, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ बढ़ा, प्रिंटिंग प्रेस ने आइडियाज़ जो है फास्ट स्प्रेड किए। और हेनरी द एट, उसके बाद ट्यूडर डायनेस्टी का सेकंड मेजर किंग था जो कि हेनरी सेवन का सन था, वो आ गया। इसने क्या किया, इसने रिनाइसेंस आइडियाज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। किंग जो है वो खुद भी एजुकेटेड था और स्कॉलर्स को सपोर्ट करता था। आर्ट, म्यूज़िक, लर्निंग को रॉयल पैट्रोनेज मिले। हेनरी एट जो है, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था वो क्या था, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जिसने स्टेप लिया, चर्च को रोम से ब्रेक कर दिया और चर्च ऑफ इंग्लैंड का इस्टेब्लिशमेंट की। इससे क्या हुआ, चर्च का कंट्रोल कम हुआ, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम बढ़ी। और फिर इस टाइम पे जो लिटरेचर और एजुकेशन पे जो इम्पैक्ट डला, यानी कि रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। पीपल्स को इंकरेज किया गया कि वो रीडिंग करें और थिंकिंग करें, सोचें चीज़ों के बारे में। रिनाइसेंस थिंकिंग और स्ट्रॉन्ग हुई। इसी टाइम पे स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको अभी बताया, हेनरी द एट्थ ने चर्च की जो है ना कंडीशन को भी चेंज किया। इस जो मूवमेंट है ना, इसको रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहते हैं, जो कि यूरोप में 16th सेंचुरी में शुरू हुई। इसका मेन गोल क्या था, चर्च ऑफ रोम की जो पावर है ना और करप्शन जो है उसको चैलेंज करना था। इसकी मेन रीजंस अगर हम देखें तो वो ये थी कि जो चर्च में करप्शंस होती थी, पोप और प्रीस्ट जो है एक्सेस अपनी पावर का मतलब यूज़ करते थे, या पॉलिटिकल जो रीजंस थी, किंग और रूलर चर्च से इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल रीज़न, यानी कि ह्यूमनिज्म और रिनाइसेंस आइडियाज़, यानी कि लोग क्या चाहते थे कि पर्सनल कनेक्शन जो है वो गॉड के साथ हो, कि हर चीज़ सिर्फ ये पॉप जो कह रहे हैं या इन तक ना रहे। इस जो मूवमेंट है ना, इसके जो लीडर थे वो मार्टिन लूथर, वो जर्मनी से, जॉन कैल्विन स्विट्जरलैंड से, और हेनरी द एट्थ इंग्लैंड से, जो कि किंग थे उस टाइम वहाँ पे। इन्होंने इस रिफॉर्मेशन के ये लोग लीडर थे। इसके रिजल्ट्स क्या दें या इफ़ेक्ट्स क्या निकले जी, प्रोटेस्टेंट चर्चेज जो है वो राइज हो गए, कैथलिक चर्च जो है वो रिफॉर्म्स काउंटर ऑफ रिफॉर्मेशन बन गई, एजुकेशन और लिटरेसी बढ़ी, किंग और मुनार्क जो है इनकी पॉलिटिकल पावर भी बढ़ी और लोगों का जो पर्सनल फेथ और थिंकिंग है उसको फ्रीडम मिला।
और इस टाइम पे अगर हम कैथलिक चर्चेस के बारे में बात करें तो वो चर्च होते थे जो कि जिसमें वो लोग चाहते थे कि वन गॉड और जीसस क्राइस्ट पर फेथ हो। पॉप और गॉड का पोप जो है उसको सिर्फ गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। ठीक है। अब इसके अलावा इस टाइम पीरियड में जो है ना रिफॉर्मेशन मूवमेंट में इस टाइम पे क्लियर और सिंपल राइटिंग स्टाइल हुए, बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेशन की गई, प्रोज जो है उनको बहुत लिटरेचर में ग्रोथ मिली, और रिलीजियस डिबेट्स जो हैं वो भी प्रोज की फॉर्म में ही हुई। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस टाइम के इम्पॉर्टेंट राइटर्स की बात करते हैं। सर थॉमस मोर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे, इनका वर्क था यूटोपिया, जिसमें इन्होंने सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़, और ह्यूमनिस्ट राइटर थे ये, इनके बारे में बात की है। एक विलियम कैक्सटन, वही जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करवाया, इनका फेमस वर्क था मॉर्टी द आर्थर। और इस टाइम पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे जो कि जॉन स्केल्टन थे, जिनका वर्क था बॉब्स ऑफ कोर्ट, और ये फिलिप स्पैरो। स्टूडेंट्स, अगर आप इन राइटर्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उनके बारे में इंशाल्लाह न्यू वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक राइटर को एक्सप्लेन करूं और डिटेल में बताऊं। इसलिए अभी सिर्फ मैं आपको उनका ओवरव्यू और नेम बता रही हूँ कि इस सेंचुरी में कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। अब हम आगे देखते हैं। सर थॉमस वाइट, ये भी हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया रिनाइसेंस पोइट्री को इंग्लैंड में। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे सोनेट्स, जो कि ट्रांसलेशन ऑफ पेट्रार्च थी। पेट्रार्च जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। इनके वर्क से इंपॉर्टेंस क्या थे? इंट्रोड्यूस सोनेट फॉर्म इन इंग्लिश पोइट्री। इन्होंने इंग्लिश पोइट्री में सोनेट्स की फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराई, लव एंड पर्सनल इमोशंस के साथ। इसके अलावा अगर हम विमेन राइटर को देखें तो वो जूलियन ऑफ नॉर्विच, जो कि फर्स्ट नॉन इंग्लिश वीमेन राइटर थी। इनका वर्क था रेवल्यूशंस ऑफ डिवाइन लव, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क था। और सबसे बड़ी बात ये कि ये उस टाइम पीरियड पे एक ऐसी वीमेन थी जिन्होंने लिखना शुरू किया जब कि औरत को फ्रीडम हासिल ही नहीं थी। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन की बात है। अब हम देखते हैं इसके अलावा एक मार्गरी कैंपे, वो भी वीमेन राइटर थी जो कि उस टाइम पे ऑटोबायोग्राफी लिखती थी, जिसको जो कि अब बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे हम व्लॉगिंग कह सकते हैं। इम्पॉर्टेंट वर्क था इनका द बुक ऑफ मार्गरी कैंप। कैथरीन पर, ये भी हेनरी द एट की वाइफ थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी, और इन्होंने प्रेयर्स और मेडिटेशंस और लेमेंटेशन ऑफ सिनर ये लिखी। अब हम देखें उस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी बहुत डेवलप हुई। इंग्लिश लैंग्वेज ने लैटिन को रिप्लेस कर दिया, वोकेबलरी बहुत एडवांस हो गई थी, और वैली भी एक्सपैंड भी बहुत हुई। राइटिंग बिकम्स पॉलिश्ड, राइटिंग्स बड़े अच्छे से लिखने लग पई, जिससे मॉडर्न इंग्लिश की बुनियादें समझा जाता है। उस टाइम पे राइटिंग जो ट्रेंड्स थी वो रिलीजियस से ह्यूमन थीम्स हो गई, पोइट्री को ने प्रोस को जो है चेंज हो गई। मीन्स के जैसे चौसर के टाइम पे पोइट्री थी, अब इस टाइम पे प्रोज फेमस होगी। फोकस किस चीज़ पे था? सोसाइटी और मोरालिटी पे। ट्रांसलेशन जो है वो वर्क्स की वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, यानी कि बहुत से ऐसे पुराने वर्क्स थे जिनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पढ़ा और समझा जा रहा था। ये इस टाइम की फेमस चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, आपने इनको भूलना नहीं है। ये बहुत कंफ्यूज करके एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज फॉर्म में या पीपीएससी एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लिटरेरी इंपॉर्टेंस क्या है इस पीरियड की। इस पीरियड में को हम क्या कहते हैं? ये एक ब्रिज है जो कि मिडल एज एंड रिनाइसेंस के दरमियान है, क्योंकि इस पीरियड के बाद हमने मॉडर्न एज की स्टार्ट ले ली। इसमें क्या हुआ, हम लोग हमारी एलिज़ाबेथन लिटरेचर के लिए हम तैयार होते हैं। इसके बाद ड्रामा एंड पोइट्री जो है वो फ्लोरिश हो जाती है, और इसके बाद हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स को पढ़ेंगे, जिसमें शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बहुत बड़े बड़े राइटर्स आते हैं इसके बाद के टाइम पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, इसको आपने स्किप नहीं करना और अच्छे से समझना और पढ़ना है। और चीज़ों को मिक्स बिल्कुल नहीं करना कि एक दूसरे में इन्वॉल्व नहीं करना कि कब क्या हुआ तो मिक्स कर दें और कंफ्यूज कर दें, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अब हम अपनी वीडियो का कंक्लूजन देखते हैं। इस पीरियड जो कि 1400 टू 1550 में, इसको हम ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ फ्रॉम मिडीवियल टू रिनाइसेंस इंग्लैंड कहा जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये किस किस चीज़ों से मार्क किया गया? बाय वॉर्स, स्टेबिलिटी एंड द ट्यूडर रिफॉर्मेशन, ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि इस पीरियड का अगर हम एक चार्ट के तौर पे देखें, इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें वॉर्स हुई थी। कौन सी? वॉर ऑफ रोजेस, बैटल ऑफ बोस्टवर्थ,
उसके बाद इसमें ट्यूडर डायनेस्टी आ गए, फिर रिफॉर्मेशन आया, फिर इंग्लिश लिटरेचर का ग्रोथ हुई। यानी कि ये सब स्टेजेस आई हैं, आपने अच्छे से इसको याद रखना है और भूलना नहीं है स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियोस आपको अगर पसंद आती हैं तो इनको लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। इससे हमें इंकरेज होते हैं हम कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और हमें अच्छा लगता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब अगली आने वाली वीडियो के तक के टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।